नमस्कार। रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। हिनौती गौ अभ्यारण्य बना गोवंशों का कब्रगाह। आए दिन दर्जनों की संख्या में मर रहे गोवंश। जिले में लगातार बढ़ रहे आत्मघाती मामले। एक ही दिन में 3 थाना क्षेत्रों से आई दुखद खबरें। कन्या महाविद्यालय में चल रही अनियमितताओं को लेकर अतिरिक्त शिक्षा संचालक को छात्राओं ने सौंपा ज्ञापन। और पवित्र रमजान के चलते मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अदा की नमाज। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। गंगेय जनपद अंतर्गत हिनौती की गौशाला का दिल को दहला देने वाला मामला प्रकाश में आया है, जहां सैकड़ों की संख्या में गोवंश अंतिम सांसें गिन रहे हैं। कुछ के तो कंकाल ही बचे हैं। देखिए रीवा 24 न्यूज की एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की गाय गंगा और गायत्री के नाम पर राजनीति लगातार जारी है। वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार ने गोवंशों को संरक्षित करने के नाम पर अब अवैध बाड़े खोलना भी शुरू कर दिया है। अभी तक तो सरकारी गौशालाओं में बूचड़ खाने जैसी स्थिति थी, पर अब तो सरकारी के साथ साथ अवैधानिक पशु शेड भी बनाए जा रहे हैं, जहां इन गोवंशों को कैद कर मारा जा रहा है। मरने की वजह भूख, प्यास और इलाज की बेहतर व्यवस्था न होना बताया जा रहा है। हिनौती गौ अभ्यारण्य के नाम पर पशु क्रूरता चरम पर है। बताते चले कि गंगेय जनपद के हिनौती पंचायत में पहले से बनाए गए 2 पशु शेड के अलावा अब लगभग 1000 पशु क्षमता वाले अवैध और वैकल्पिक पशु शेड बनाया गया था, जो पूरी तरह से टूट कर बिखर चुका है और पशु भूख, प्यास और छाया के अभाव में मारे मारे फिर रहे हैं। सरकारी और कथित वैकल्पिक पशु शेड के आसपास मृत गोवंशों का कब्रगाह देखने को मिल रहा है, जहां खुले में दर्जनों की संख्या में मृत गोवंशों को फेंक दिया गया है। वहां से भारी दुर्गंध भी आती रहती है, जिसके संक्रमण से और भी अधिक पशु बीमार होकर मर रहे हैं। हिनौती के गदही गो अभ्यारण्य में लगभग 1500 के आसपास गोवंशों को रखा गया है, जहां इनके खाने पीने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। पानी टैंकर से मंगवाया जाता है, वो भी नियमित न होकर कभी कभी पशुओं को मिलता है, जिससे प्यास से मरने की नौबत है। खाने के नाम पर अवैध बाड़े के बाहर थोड़ा बहुत पैरा पड़ा है, थोड़ा बहुत भूसा भी पड़ा हुआ है, जिसमें मात्र 10 गोवंश दिन भर में खा सकते हैं। तो सोचिए हजारों गोवंशों के लिए भोजन की क्या व्यवस्था होगी। हिनौती की सरकारी गौशाला के नजदीक बांस, बल्लियों और पन्नी से बनाए गए इस प्रकार के कथित वैकल्पिक और अवैध पशु शेडों को बनवाने का जिम्मा जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी और मनगमा विधायक नरेंद्र प्रजापति के साथ रीवा के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के नाम जाता है। इनके द्वारा ही काफी धूमधाम से प्रचार प्रसार करते हुए अवैध बाड़ा बिना समुचित व्यवस्था और बिना शासन की अनुमति के बनवाया गया था, जिसमें आए दिन भूख और प्यास से, अव्यवस्था से दर्जनों गोवंश मर रहे हैं। मामले को उजागर करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने क्या कहा है, आप सुनिए। देखिए, जो रीवा जिले में गंगेय जनपद अंतर्गत हिनौती पंचायत में बनाया गया गदही गौ अभ्यारण्य है। यहाँ पर एक वैकल्पिक शेड के नाम पर इन्होंने व्यवस्था की हुई है, जिसमें यहाँ गंगेय जनपद के जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी, मनगमा के जो विधायक हैं श्री नरेंद्र प्रजापति और यहाँ के जो मंत्री हैं रीवा के राजेंद्र शुक्ला, ये इसमें इनका एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें इन्होंने इस वैकल्पिक पशु शेड के नाम पर अपना प्रोपोगंडा और तमाम ये किया हुआ था और आकर के इसका उद्घाटन वगैरह किया हुआ था। लेकिन यहाँ पर इन पशुओं के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। इसको परमिशन किसने दी यहाँ पे बनाए जाने के लिए, किस शासन स्तर से कैसे परमिशन मिली, इनके खाने पीने की क्या व्यवस्था थी, इनके उपचार के लिए क्या व्यवस्था थी, ये यदि बीमार होते हैं या मरते हैं तो मरने के बाद इनको डिस्पोज करने की क्या व्यवस्था थी, इसका कोई जिक्र नहीं है। और अभी हम पिछले दिन फिर एक बार गए थे और दर्जनों वहाँ पर गौवंशों के हड्डियाँ, कंकाल इस तरह से मिले हुए हैं। इस वैकल्पिक पशु शेड और साथ में सरकारी पशु शेड दोनों में मृतक गौवंश पाए गए हैं, जिनके हमारे पास फोटो वीडियो सब उपलब्ध है। ये अत्यंत गंभीर मामला है। इस तरह से अवैधानिक तरीके से ये पशुओं को कैद करके और उनको टॉर्चर किया जाना, हमें नहीं लगता कि कुंभ में स्नान के बाद भी ऐसे पापों से कभी मुक्ति मिल पाए। शासकीय कन्या महाविद्यालय में चल रही अनियमितताओं को लेकर आज छात्राओं ने अतिरिक्त संचालक डॉक्टर आरपी सिंह के पास जाकर शिकायत दर्ज कराई है। शासकीय कन्या महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं ने विभिन्न समस्याओं को लेकर अतिरिक्त संचालक रीवा डॉक्टर आरपी सिंह से उचित कार्रवाई की मांग करते हुए आज ज्ञापन सौंपा है। छात्राओं का कहना है कि हर साल रिजल्ट में समस्याएं आ रही हैं, रिजल्ट गड़बड़ हो रहे हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं किया जा रहा है। कॉलेज परिसर में पीने के लिए पानी की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा कन्या महाविद्यालय में छात्राओं के लिए सैनिटरी व नैपकिन की भी कोई सुविधा नहीं। कैंटीन में विक्रय होने वाली वस्तुओं पर कोई न्यूनतम शुल्क का प्रावधान नहीं है।
प्राध्यापकों की कमी से सेशनल प्रैक्टिकल में शिक्षकों की लापरवाही, संस्कृत विभाग का अक्सर बंद पाया जाना, विद्यालय में नेक ग्रेडिंग का ना होना सहित कई ऐसी समस्याएं हैं जिससे छात्राओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहना है छात्राओं का, आप सुनिए। शासकीय कन्या महाविद्यालय में पिछले कई सालों से बहुत सारी समस्याएं व्याप्त थीं, जिसको लेकर प्राचार्य का ऐसा रवैया था कि जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, जिस वजह से पहले हमने शासकीय कन्या महाविद्यालय में प्रदर्शन करके अपनी मांगों को रखा, लेकिन उनके रवैये को देखने के बाद हमें ऐसा लगा कि हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं होगी या उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमें मजबूरन AD ऑफिस का घेराव करना पड़ा, जिसके कारण सभी छात्राएँ जिनका रिजल्ट ख़राब है और ऐसी ऐसी समस्याएँ हैं कि वहाँ पर बेसिक चीज़ें नहीं हैं, पीने का पानी नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बेसिक होती हैं। कन्या महाविद्यालय होने के बावजूद वहाँ सैनिटरी नैपकिन्स की व्यवस्था नहीं है और प्राचार्य महोदया का कहना है कि ये मशीन ख़राब है। उनकी पता नहीं 4-5 साल से मशीन ख़राब है। उनका ऐसा व्यवहार है छात्राओं के प्रति कि जैसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका कहना है कि हमारी बच्चियाँ हैं, लेकिन उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही उन्होंने कोई एक्शन लिया है। हम अपने कॉलेज में जाते हैं महाविद्यालय में, तो वहाँ हम लोग को हर साल का रिजल्ट ख़राब कर दिया जाता है। मतलब हम लोग 3 साल से पढ़ रहे हैं, अगर हम बोलते हैं कि हमारा रिजल्ट क्यों बिगड़ रहा है, तो यहाँ से बोलते हैं कि विश्वविद्यालय की गलती है। हम वहाँ जाते हैं तो बोला जाता है कि तुम्हारे महाविद्यालय से गलतियाँ हैं। अब हम रिटर्न आते हैं तो वो क्या बोलती हैं, अगर लड़कियाँ कुछ पूछने जाते हैं डायरेक्ट चिल्ला के भगा देती हैं। वो रिजल्ट नहीं सुधार रहे हैं। उनसे कुछ भी मतलब पूछने जाओ तो डायरेक्ट लड़कियों को ऐसे भगाती हैं जैसे कि उनसे कोई मतलब ही नहीं है। हम किसी चीज़ की मांग रखते हैं, वो 4 साल से बोल रही हैं कि बस पूरा कर दिया जाएगा, बट वो 4 साल से कुछ नहीं कर रही हैं। ना तो वहाँ पानी का है, ना कुछ भी, मतलब वहाँ ऐसा कुछ नहीं है जहाँ वो सही रहे। मतलब वो सिर्फ कन्या महाविद्यालय देखने के लिए है, बाकी वहाँ किसी चीज़ की सेफ्टी नहीं है। वहाँ कैमरा भी है ना, तो मतलब चलता ही नहीं है। अगर वहाँ लड़कियाँ अगर उनकी तबीयत भी खराब हो रही है ना, तो हमारी प्राचार्य देख के बोल देती हैं कि उनकी गलती है। मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या नाम है किसी शासकीय कन्या महाविद्यालय रीवा की कुछ छात्राएं और उनके प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे। उन्होंने जिन 5 समस्याओं से अवगत कराया, उसमें मैं सारी समस्याओं से अवगत हूँ, चूँकि मैं परसों वहाँ का निरीक्षण किया था और लगभग उस समस्याओं में से 3-4 समस्याओं को तत्काल निवारण के लिए उनको निर्देशित किया है और उनको एक डीओ लेटर भी जारी किया हूँ कि इन समस्याओं को आप तत्काल समाधान करके और हमको बताइए। अच्छा परिणाम मूलतः पूरा प्रकरण विश्वविद्यालय का है, लेकिन संभाग का अधिकारी होने के नाते ये परीक्षा परिणाम का जो प्रकरण है केवल कन्या महाविद्यालय का नहीं है। सतना कन्या महाविद्यालय में भी ऐसी स्थिति है, सीधी में भी है। तो इन सारे प्रकरणों को लेकर मैं रजिस्ट्रार और कुलपति से इसके पहले ही मिल चुका हूँ और उन्होंने हमको कहा था कि मैं इसको ठीक कर रहा हूँ और ठीक भी कर रहे हैं। ज़्यादातर परीक्षा परिणाम उन्होंने ठीक कर लिया है। आज जो इन्होंने ज्ञापन दिया है, इसका हमने अलग से एक इनसे पत्र मांगा है और वो पत्र हमको प्रदाय करेंगे। मैं उसको लेकर के स्वयं जा करके रजिस्ट्रार महोदय से मिलूंगा। और उस रीवा शहरी क्षेत्र में अलग अलग थाना क्षेत्रों में 3 लोगों ने आत्मघाती कदम उठाया है, जिसमें एक नवविवाहिता भी शामिल है। रीवा शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में बीती रात 3 लोगों ने आत्मघाती कदम उठाया, जिसमें उनकी मौत हो गई, जिसमें एक नवविवाहिता भी शामिल है। सभी मृतकों का शव परीक्षण के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में रखा गया है। तीनों ही घटनाएं शहरी थाना क्षेत्र की हैं। पहली घटना महिया थाना क्षेत्र के उर्रहट मोहल्ले की है, जहां के रहने वाले आकाश सिंह नामक युवक मौत हो गई, जो रीवा में अकेले रहकर काम करता था। वहीं चुरहटा थाना क्षेत्र के रमकुई गांव में तेजभान सिंह नामक युवक की मौत हुई, जिसके कारण के संबंध में परिजनों को कोई जानकारी नहीं है। घटना के संबंध में आकाश के परिजनों ने क्या बताया, सुनिए। उसका कारण तो अभी कुछ पता नहीं चला है। बाकी शाम को हम लोग को 7 बजे सूचना मिली थी, तो देखे जाके लग रहा है। क्या नाम था इनका? आकाश सिंह। यही रहते थे? हाँ, रीवा रहते थे। खुद का घर बना हुआ था, गांव सौर है बैकुलपुर के पास। फोटोग्राफी करता? नहीं, फोटोग्राफी का काम करता था। तो कुछ कारण नहीं बताया? नहीं, कारण नहीं, कोई भी बात। शादी हो गई? नहीं, शादी नहीं हुई। आपको कैसे पता चला? उससे बात नहीं हो पा रही थी फोन पे, पापा की उसके भाई की, तो उन्होंने फ़ोन किया था। भतीजा मेरा एक और वहीं पर रहता था, वो भी गांव में था। तो कल गया तो उसने बताया, फिर देखा, उसने बताया कि मतलब जाके देख लो, फ़ोन नहीं उठा रहा है। तीसरी घटना समान थाना क्षेत्र से सामने आई है, जहां एक नवविवाहिता ने आत्मघाती कदम उठा लिया, जिस वजह से संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युगल ने 2 वर्ष पहले प्रेम विवाह किया था। बीती रात अचानक मृतका के परिजनों को फोन आया कि सपना जान देने की कोशिश कर रही है। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो वहां पर नहीं थी। पता चला कि अस्पताल में वो मृत अवस्था में पड़ी हुई है। नवविवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद पति से पुलिस अब
आवश्यक जानकारी इकट्ठी कर रही है। घटना के पहले पति के द्वारा उसके मायके में पत्नी के आत्मघाती कदम उठाने की सूचना दी गई थी, जिससे मामला संदिग्ध है। क्या कहना है सपना के परिजनों का, आप सुनिए। 11 बजे रात के मेरे पास फोन आया, वो बोला तुम्हारी लड़की फांसी लगा रही है। तो सर हमारा ये कहना है कि जब वो फांसी लगा रही थी तो उसको रोकना चाहिए था ना। जब हम लोग 10 मिनट बाद वहां पहुंचे तो वो लेके पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ क्या किया क्या नहीं किया। जब हम लोग चौकी गए वहां तो वहाँ सर बोले कि सुबह आना, तुम्हारी लोग के अभी इतनी समय वो नहीं लिखी जाएगी रिपोर्ट। फिर हम लोग सुबह गए तो बोले संजय गांधी जाइए। हम लोग संजय गांधी में आए तो देखें, फिर अपने लड़की के पास गए, वहाँ ताला खुलवाए कि हम भैया हमको बॉडी पहचाननी है। गए तो देखें तो वो में पड़ी हुई है। लड़की 2 साल हुई शादी करे, उसी के शादी चिरौला मंदिर से करके ले गया था। हाँ हाँ, एक साथ है, दोनों रहते रहे हैं। 2 साल से एक साथ है रहते हैं। ये रहते हैं बाईपास, जैसे ओवर ब्रिज खत्म नहीं होती रतहरा, वहीं पास गोखर दुकान है सीमेंट की, वहीं पास रहते रहे। बच्चा पहले लड़की हुई तो खत्म हो गई रही। आज हाँ, गोदामे में रहता था, गोदाम के अंदर है। हमको तो उनका नाम पता नहीं है कि मतलब, हाँ उसका पति जो है उसको थाने में बैठाए हुए हैं, उसके हमारी मुलाकात नहीं है। इन दिनों आए दिन आत्मघाती कदम उठाने की खबरें आ रही हैं, जिसको लेकर क्या कह रहे हैं डॉक्टर इंदुलकर। आज हमारे यहाँ 3 ऐसे शव रखे हैं हम शव परीक्षण के लिए, जिसमें एक रतहरा समान थाने का है, एक अमैया थाने का है और एक चुराटा थाने का है। ये तीनों अलग अलग विभिन्न कारणों से लगाई है फांसी। पर अब आजकल समाज में जो हम देख रहे हैं, अवसाद की स्थितियाँ ज़्यादा बन रही हैं, स्ट्रेस बहुत हो गया है, सहनशीलता बच्चों में कम हो गई है। एकल परिवार रहते हैं तो कोई सहारा नहीं होता है। पहले बहु परिवारवाद होता था तो कोई ना कोई सहारा अपना दुख बांट लेता था, अब दुख बांटने के लिए नहीं होता। बहुत छोटी छोटी बातों पर लोग इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं, तो दुख की बात है। इसमें तो चिंतन होना, समाज को संपूर्ण रूप से, समग्र रूप से ये देखना होगा भाई कि हम किस तरीके से लोगों को इस तरह के सहनशीलता बढ़ाएं, अवसाद की स्थितियों में लोगों को लड़ना सिखाएं और छोटी छोटी बातों पर ऐसे कदम उठाने से बचाएं। और उसके लिए बहुत सारी बातें, शिक्षा भी होती है, शिक्षा बढ़ेगी तो बढ़ेगा मामला। कुछ सामाजिक स्तर, सामाजिक संगठन इस तरह के कोई अभियान चलाएं तो हो सकता है इससे कुछ फ़ायदा हो। देखिए जैसे एकल परिवार के लोगों में ज़्यादातर इस तरीके, मैंने कहा ना कि ये पूर्व में पहले, अब ये नौकरी के चक्कर में, धंधे के चक्कर में, काम धंधे के चक्कर में ज़्यादातर लोग अकेले बहुत लंबे समय तक रहे आते हैं, या एकमात्र पति पत्नी ही रहते हैं। आजकल तो अलग रहना पसंद भी करती हैं बहुत सी कि भाई हम अकेले ही रहेंगे। तो उससे जो दुख बांटने की पहले होती थी कि भाई परिवार में सब बहुत चाचा, बुआ, ताई, सास, तो इनसे दुख बढ़ जाता था, वो संभाल लेते थे। अब वो सब बातें नहीं रह गई हैं। पवित्र रमजान के चलते आज शहर के विभिन्न मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा की। रमजान इस्लाम धर्म का पवित्र महीना है, जिसमें मुसलमान रोजा उपवास रखते हैं। ये हिजरी कैलेंडर का 9वां महीना होता है। इस दौरान रोजेदार सूर्योदय से सूर्यास्त तक बिना खाना पानी के रहते हैं और इबादत करते हैं। इस महीने में कुरान शरीफ का अवतरण हुआ था, इसलिए भी इसे बेहद पाक माना जाता है। रमजान के अंत में ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जाता है, जो रोजों के समापन का प्रतीक होता है। रीवा में रमजान 2025 28 फरवरी से शुरू होकर 30 मार्च तक समाप्त होगा। ये रीवा में मुसलमानों के लिए 30 दिन के उपवास, तरावीह की नमाज और आध्यात्मिक भक्ति का प्रतीक है। रोजा हमेशा सेहरी भोर से पहले खाने से शुरू होता है और सूर्यास्त में इफ्तार के साथ समाप्त होता है। 7 मार्च 2025 को रीवा में रमजान सेहरी और इफ्तार का समय फिका हनफी के लिए सुबह 5:05 पर और शाम 6:11 पर था, और फिका जाफरिया या शिया रमजान समय के अनुसार सुबह 4:55 और शाम 6:21 था। इस संबंध में क्या कहा धर्मगुरुओं ने, आप सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों का एक ख़ास जो एक इवेंट है जिसे कह लें, और माह रमज़ान। यूँ तो रमज़ान का हर दिन और हर लम्हा अल्लाह की रहमत और बरकत से लबरेज़ है, और इसमें सभी मुसलमान मर्द, औरत, बच्चे, जवान, बूढ़े मिलकर कसरत से इबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं।
और माह रमज़ान के जो जुमे होते हैं ख़ास तौर पर, यूँ तो बाकी जुमे भी बड़ी फजीलत के हैं, लेकिन माह रमज़ान में लोग ज़्यादा पाबंदी से इस नमाज के लिए दूर दराज से भी आते हैं और नमाज अदा करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मस्जिदों में पहले से ज़्यादा भीड़ भाड़ नज़र आती है और सभी लोग जो है मिलजुल कर नमाज अदा करते हैं। माह रमज़ान में अल्लाह ताला जो है ख़ास तौर पर जुमे के दिन अपने बंदों की दुआएं कबूल फरमाता है और अपने बंदों के गुनाहों की बख्शिश फरमाता है। हदीस पाक के अल्फाज हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान के हर रोज़ जो है बेशुमार बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है और रमज़ान के रोज़े जो बंदे रखते हैं उनके लिए अल्लाह की मखलूक दुआएं करती है। तो इस माह मुबारक की बड़ी फजीलतें हैं, बड़ी बरकतें हैं और रहमत का आशरा चल रहा है, तो इसलिए भी अल्लाह की रहमत ख़ास तौर पर अपने बंदों पर जो है वो नाजिल होती है। रमज़ान का पहला जुमा पड़ा है, इसमें काफ़ी लोग तादाद में भीड़ आई है। मैं सब लोग के लिए मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रबी फसल की खरीदी को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। रबी फसल को लेकर किसान उत्साहित हैं। इस बार अच्छी फसल होने का अनुमान भी है। जहां सरसों की कटाई चालू हो चुकी है, वहीं गेहूं की भी कटाई आरंभ होने वाली है, जिसको लेकर किसानों ने तैयारी पूरी कर ली है। वहीं प्रशासन ने भी फसल खरीदी के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। मामले को लेकर क्या बताया कलेक्टर प्रतिभा पाल ने, आपको सुनवाते हैं। अपनी जो रबी उपार्जन की तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि रबी यानी गेहूं के जो मेजर किसान हैं उनके अपने रजिस्ट्रेशन अपने यहाँ शुरू हो गए हैं। पंजीयन केंद्र अपने यहाँ बना दिए गए हैं। पंजीयन केंद्र की आवश्यकता को देखते हुए उनको बढ़ाने की जो लगातार प्रक्रिया है वो भी लगातार जारी है। जिन किसानों ने अपने खेतों में गेहूं लगाया हुआ है उनकी गिरदावरी भी लगभग 90% से ज़्यादा हम लोगों ने कर ली है, ताकि रजिस्ट्रेशन में किसी भी कृषक को दिक्कत ना जाए। गेहूं खरीदी के जो केंद्र बनाए जाने हैं वो भी प्रक्रिया में है और इसके लिए जो समिति, जिला स्तरीय उपार्जन समिति का गठन है वो भी किया जा चुका है। तो आने वाले समय में चूंकि गर्मी में उपार्जन रहता है तो उसको लेकर के सभी समितियों में पर्याप्त व्यवस्थाएं रहें, कृषकों को कहीं दिक्कत का सामना ना करना पड़े और जो उपार्जन अपनी फसल का वो कर रहे हैं उसका उनको जो पेमेंट है वो टाइमली हो जाए, तो इसके लिए हम लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं। इस बार का जो गेहूं है उसमें बोनस की बढ़ोतरी हुई है, इसलिए जो गेहूं का रेट है वो 2600 रुपये रहेगा और इसीलिए ये संभावना है कि अपने यहाँ जो आवक है पिछली वर्ष में लगभग 1 लाख मीट्रिक टन का उपार्जन गेहूं के फसल का हम लोगों ने किया था, वो इस बार लगभग 10% प्लस रहेगा रीवा और मऊगढ़ जोनों का मिला करके, तो उसके लिए तैयारियां अपनी जारी। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।